अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में जो भी लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है जिस सब्जेक्ट का भी उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैंने कहा था कि तकरीबन 15 से 17 नंबर तक के क्वेश्चन आप इस एक चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस कर रहे हैं? आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर चुके थे, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ की पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, उन्हीं की पॉइंट्स को यूज करते हुए आज भी हम उसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। तो आज जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। यानी पी की वैल्यू अगर मालूम करनी हो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो कैसे मालूम की जाएगी, तो याद करें ये न्यूमेरिकल हम लास्ट टाइम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन एक जगह पर जे के कॉफिशिएंट में एरर आया था, याद होगा आपको। 3p था जे का कॉफिशिएंट, लेकिन गलती से p लिख दिया था। अगरचे मैंने उस स्लाइड में उस एरर को रिमूव कर दिया था और 3p लिखकर समझा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं इसको नए सिरे से दोबारा करवा रहा हूँ। तो देखते हैं सवाल में क्या कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स a एंड b बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। p की वैल्यू मालूम करें जिसके लिए a और b ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। p का क्या मतलब है? कोई मैथमेटिकल नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि p स्केलर होगा। तो हमें एक स्केलर जवाब चाहिए और किसके जरिए चाहिए? दो वेक्टर्स की सूरत में चाहिए। लिहाजा दो वेक्टर की सूरत में अगर कोई स्केलर मालूम करना हो तो हमें क्या यूज करना होता है? डॉट प्रोडक्ट। हम उसी के जरिए काम करेंगे। देखिए डेटा में मैंने वेक्टर a लिख दिया i प्लस 3j प्लस 3 के, वेक्टर b लिख दिया 3i प्लस 3j माइनस 4 के, और दोनों परपेंडिकुलर है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। लिहाजा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वो यहाँ पर लिख दिया है। मालूम क्या करना है? p। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो इट मींस एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर वही चीज आपको समझाई जा रही है कि परपेंडिकुलर की सूरत में एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से मुमकिन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप मालूम कर रहे हैं चूंकि p जो कि मैथमेटिकल नंबर यानी कि स्केलर है, लिहाजा डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा वेक्टर्स का। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की सूरत में a डॉट b किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर a की जगह पर वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दी, वेक्टर b की जगह पर वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट के अंदर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ले लिया। जब कोई वेक्टर i j और k की सूरत में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। की पॉइंट याद करें। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है? वेक्टर a में 1, y की जगह पर क्या है? p, और z की जगह पर क्या है? 3। इसी तरीके से वेक्टर b में देखें तो x की जगह पर क्या है? 3, y की जगह पर क्या है? 3, और z की जगह पर क्या है? -4। तो आगे आपने स्क्वायर रूट के अंदर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मालूम किया, यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक i डॉट i j डॉट j a डॉट a 1 के बराबर होता है, जबकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि i डॉट j डॉट k या k डॉट i किसके बराबर होता है? 0। तो हमने अगले स्टेप में क्या करना है? इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। अब पहले वाले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट 3, दूसरे वाले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट पहले वाले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट 3 है। 3 को 1 को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया i डॉट i, फिर प्लस पहले वाले ब्रैकेट में j का कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे वाले ब्रैकेट में j का कोएफिशिएंट 3 है। 3 को p से मल्टीप्लाई किया 3p, j डॉट j आ गया। और फिर पहले वाले ब्रैकेट में k का कोएफिशिएंट 3 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में k का कोएफिशिएंट -4 है, तो माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और k डॉट k लिख दिया। आप जानते हैं सिंपल मैथमेटिकल रूल के मुताबिक अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पहले वाले ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट को
दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम i को j या k के साथ सॉल्व करेंगे जवाब क्या हो जाएगा 0। इसी तरह j को अगर हम i या k के साथ सॉल्व करेंगे जब भी जवाब क्या हो जाएगा 0। इसी तरह अगर हम k को j या फिर i के साथ सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा 0। लिहाजा सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट की सूरत में हमने सॉल्व किया। आगे देखिए, तो 3 एज इट इज i डॉट i मीन्स 1 प्लस 3p एज इट इज j डॉट j मीन्स 1 और नेगेटिव 12 एज इट इज k डॉट k मीन्स 1। यहाँ पर देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, p का स्क्वायर p और p स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट आगे एज इट इज लिख दिया गया। cos 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पर चेक कीजिए, जवाब क्या आएगा 0, तो 0 लिख दिया। अब ये 0 जब दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0, इसलिए राइट हैंड साइड पर सिर्फ आपको 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3p को 1 से मल्टीप्लाई किया 3p, नेगेटिव 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया -12 इक्वल 0। लास्ट टाइम जब मैं समझा था यहाँ 3 नहीं लिखा था, हमने p लिखा था, उसकी वजह से एरर आया था जिसको मैंने रिमूव करके समझाया था। लेकिन अब नए सिरे से यहाँ पर देख लीजिए 3 प्लस 3p -12 इसके बराबर हो गया 0। हमें वैल्यू चाहिए p की, तो 3 -12 का मतलब क्या हो गया -9, 3p एज इट इज। यहाँ देखिए 3p रेड कलर में यूं ही आ गया, 3 -12 मीन्स -9 राइट हैंड साइड पर 0। अब p मालूम करना है, p मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को पहले 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 9 वहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ ले आइए राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 9 मीन्स 9 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, तो जब हम 9 को राइट पर लेकर आते 0 प्लस 9 हो जाता, 0 प्लस 9 मीन्स 9। अब p निकालना है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाए तो 9 को क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब हम 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो p बराबर हो गया 9/3। 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। इट मीन्स p का जवाब आ गया 3। तो उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। p कैसे मालूम किया है हमने, स्केलर था, दो वेक्टर्स गिवन थे, डॉट प्रोडक्ट यूज किया और परपेंडिकुलर कंडीशन थी, एंगल की जगह पर 90 पुट किया, cos 90 का मतलब 0, इस तरह से सॉल्व करके आपने ही मालूम कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2.9 पेज नंबर 41। जब मैं आपको वेक्टर मालूम करने का न्यूमेरिकल करवा रहा था तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर 41 पर एग्जाम्पल नंबर 2.9 है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। कुछ स्टडी सॉल्व नहीं हुआ था तो देखिए उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3, 2, -1 to 2, -1, 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेट पोजीशन दे दी गई है। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट पोजीशन को इसी तरह से लिखते हैं। एक्स और वाई के लिहाज से दो कोऑर्डिनेट वैल्यूज होती थी, अब यहाँ पर थर्ड एक्सिस यानी जेड भी शामिल है, तो जेड की वैल्यू भी आ गई। तो जो पोजीशन बताई गई है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑर्डर पेयर की सूरत में बताई गई है। इन अ फोर्स फील्ड व्हिच इज गिवन बाय F = 4i - 3j + 2k। एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई 4i - 3j + 2k न्यूटन की या किसी भी सिस्टम में फोर्स सपोज कर लीजिए, और बॉडी को मूव किया गया इस पोजीशन से, ये पहली पोजीशन है, और कहां तक मूव किया गया इस पोजीशन पर 2, -1, 4 तक। कह रहे हैं कि वर्क डन मालूम करें और फिर एंगल मालूम करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। डेटा में देखिए आपको फोर्स गिवन है 4i - 3j + 2k। ये जो पोजीशंस आपको दी गई है ब्रैकेट्स में, पहली कोऑर्डिनेट पोजीशन और दूसरी कोऑर्डिनेट पोजीशन, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर की सूरत में लिख दिया। किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो पोजीशन आप ड्रॉ करते हैं वो क्या कहलाता है पोजीशन वेक्टर। हम समझ के आए हैं पोजीशन वेक्टर के टॉपिक में, न्यूमेरिकल में भी हमने इस कंडीशन को डिस्कस किया। और पोजीशन वेक्टर को जाहिर किससे करते हैं, आर से, तो आर लिख दिया, ठीक है ना। पहली पोजीशन है 3, 2, -1, इसलिए आर लिखा। अब देखिए 3, 2, -1 को लिखा कैसे में, 3x की जगह पर आ गया तो 3 और x का यूनिट वेक्टर क्या होता है i, फिर 2 y की जगह पर आ गया, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है j, और -1 या z की जगह पर इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है z एक्सिस का k, तो 3i + 2j - k। यानी अगर पोजीशन गिवन हो तो उसको आप पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह 2, -1, 4 है यहाँ पर, तो देखिए इसको मैंने कह दिया r2। अब r2 देखिए x की जगह पर 2 है तो ये हो गया 2i, फिर y की जगह पर -1 है तो ये हो गया -j, और फिर z की जगह पर
4 है तो ये हो गया प्लस 4k, यानी सेकंड पोजीशन को आपने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ij और k की सूरत में। मालूम क्या करना है, वेक्टर, और क्या मालूम करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। देखते हैं कैसे मालूम किया जाए इसको। तो आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप जानते हैं वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन का, तो हम उसको यूं लिख सकते हैं W = F डॉट R। अब वर्क मालूम करने के लिए फोर्स पता होनी चाहिए, R पता होना चाहिए। क्या R मालूम है? R नहीं मालूम, तो पहले हम क्या निकालेंगे, R कैसे निकालेंगे, जब दो पोजीशंस गिवन हो तो फाइनल में से इनिशियल को हम क्या करते हैं माइनस, फाइनल पोजीशन क्या है R2, इनिशियल पोजीशन क्या है R1, सवाल से आपको जाहिर है, तो आपने क्या निकाल लेना है यहाँ से R निकाल लेते हैं। R इक्वल्स R2 की जगह पर R2 की वैल्यू पुट की, माइनस R1 की जगह पर R1 की वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट को, तो R बराबर जाएगा 2i माइनस j प्लस 4k, फिर माइनस प्लस माइनस 3i माइनस प्लस माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k। जिस तरह एक जैसे वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के लिए भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 2i माइनस 3i, i वाली वैल्यूज एक साथ सॉल्व होंगी, माइनस 3i प्लस 2i कितने बचेंगे, माइनस के i, फिर माइनस j और माइनस 2j मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस 3j, फिर प्लस 4k और प्लस के ऐड होकर क्या हो जाएंगे, प्लस 5k। तो वेक्टर मालूम करने के लिए फोर्स के साथ साथ रिजल्टेंट पोजीशन यानी R मालूम होना जरूरी था, जो आपको नहीं मालूम था, तो आपने R2 माइनस R1 यूज करके R निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे और on substituting the value of f and r in equation 1 we have W equals F dot R, f की जगह पर f की वैल्यू आ गई, डॉट r की जगह पर वही वैल्यू जो पिछली स्लाइड में हमने मालूम की। अब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डॉट मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी चाहिए। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 4 i डॉट i, फिर माइनस माइनस प्लस, पहली वाली ब्रैकेट में माइनस 3, दूसरी वाली ब्रैकेट में माइनस 3, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और j डॉट j, फिर पहली वाली ब्रैकेट में प्लस 2 और दूसरी वाली ब्रैकेट में प्लस 5 है k के कोएफिशिएंट्स, तो प्लस 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 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और k डॉट k। W equals with negative sign 4 I dot I means 1 plus 9 J dot J means 1 plus 10 K dot K means 1। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 plus 9 15, 15 minus 4 means 10 plus 9 19, 19 minus 4 means 15। ठीक है ना, नेगेटिव 4 प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 प्लस 9 का मतलब हो जाएगा 19, 19 में से 4 को माइनस कर दिया 15 यूनिट, इस तरह वेक्टर आ गया 15 यूनिट। अगेन हमने वर्क का यूनिट जूल नहीं लिखा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमें गिवन नहीं है। आगे चलते हैं, एंगल मालूम करना है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एंगल अगर मालूम करना हो दो वेक्टर्स के दरमियान, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक और वेक्टर है, तो आप याद कीजिए क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। की पॉइंट में हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो W बराबर का F डॉट R, F डॉट R का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ R और फिर cos थीटा। अब वेक्टर हम पहले मालूम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, 15 लिख दिया, F डॉट R की जगह पर 15 लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ F, जिस तरह किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट के, वही हमने काम किया है। स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा। फिर r का मैग्नीट्यूड, दो साइड लाइन ड्रॉ हुई भी नजर आ रही है, जो इसको साइड कर देंगे मैग्नीट्यूड निकाला है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव 1 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और cos थीटा एंगल हमें मालूम करना, उसको ऐसे लिख दिया। 15 एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, होता ये कि इस प्लस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये नेगेटिव 3 इस पूरे के ऊपर है, नेगेटिव साइन के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी है। आप जानते हैं जब नेगेटिव साइन वाली वैल्यू पर स्क्वायर अप्लाई किया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह अगली स्लाइड में देखें, यहाँ प्लस माइनस -1 नहीं लिखेंगे, बल्कि ये स्क्वायर नेगेटिव साइन के ऊपर भी है तो खत्म हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1,
फिर ये वाला प्लस एज इट इज, नेगेटिव 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9, माइनस नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और cos थीटा। 15 एज इट इज, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसी तरह 25 प्लस 9 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 35 और cos थीटा। 15 इक्वल्स 29 का स्क्वायर रूट ले लीजिए 5.385, 35 का स्क्वायर रूट ले लीजिए 5.916 और फिर cos थीटा। 15 इक्वल्स, अब ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5.385 और 5.916, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 31.858 और cos थीटा। आपको एंगल मालूम करना है, 31.858 मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये cos, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में आ गया, देखिए यहाँ पर डिवाइड में नजर आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करवा दी 15 को 31.858 से cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो गया 15 को 31.858 से डिवाइड करते हैं 0.47। अब एंगल निकालना है तो cos को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, जब cos को यहाँ से दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए इनवर्स कर दिया। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जान ही चुके हैं। तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 0.47। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर cos और 0.47 प्लस कर दीजिए तो जवाब आ जाएगा 61.96 डिग्री। इस तरह एंगल मालूम कर लिया आपने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो ये वो न्यूमेरिकल है जो बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल के तौर पर था। पास पेपर जो फिर इसके नोट्स है उसमें जो न्यूमेरिकल फ्रॉम पास पेपर का सेक्शन है वहां देखें तो इस टाइप के न्यूमेरिकल और नजर आएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रॉम की जो पोजीशन है वो इनिशियल होगी और टू वाली पोजीशन फाइनल होगी। आर निकालने के लिए R2 में से R1 को माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल निकालना है, और इससे पहले भी हम एंगल तो निकाल चुके हैं, वेक्टर्स के दरमियान इससे पहले भी हम एंगल निकाल चुके हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 20 में निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 20 में जिन वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाला था उनका डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन था और वेक्टर स्केलर फॉर्म में थे। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आई जे और के आपको नजर आ रहा है। एंगल निकालने का तरीका तो वही होगा, डेटा हमने बनाया, वेक्टर ए लिख दिया 2i + 2j - k, वेक्टर बी लिख दिया 6i - 3j + 2k। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। नाउ ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी cos थीटा। अब पिछली स्लाइड तक आपने देखा राइट हैंड साइड पर मैं मैग्नीट्यूड के लिए दो साइड लाइन ड्रॉ कर रहा था और तीर का निशान यानी एरो मार्क होता था। लेकिन इस स्लाइड में देखें ए डॉट बी मैंने लिखा, अब ए के ऊपर राइट हैंड साइड पर ना तीर का निशान है ना दो साइड लाइन है, बी के ऊपर ना तीर का निशान है ना दो साइड लाइन है, तो आप बगैर साइड लाइन बगैर तीर के निशान के मैग्नीट्यूड को यूं भी लिख सकते हैं। ये बात हम समझ चुके थे, वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए बी cos थीटा। अब ए डॉट बी मीन्स ए आ गया डॉट बी आ गया, राइट हैंड साइड पर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट वाली कंडीशन के मुताबिक, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट वाली कंडीशन के मुताबिक, और फिर आगे cos थीटा। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वही, दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अप्लाई करते हैं तो देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 i डॉट i, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और j डॉट j, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और फिर k डॉट k। राइट हैंड साइड पर जिस तरह हम h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो राइट हैंड साइड पर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ मैंने कहा था गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस माइनस नहीं होगा बल्कि नेगेटिव साइन के ऊपर भी स्क्वायर, तो आप उसको क्या कर देंगे प्लस और 1 का स्क्वायर। इसी तरह अगले स्क्वायर रूट में देखिए 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9 और बीच में प्लस का साइन है वो ऐसे ही आ गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 वो ऐसे ही आ गया और फिर cos थीटा। अगली स्लाइड में देखें, अगले स्टेप में 12 i डॉट i मीन्स 1 माइनस 6 j डॉट j मीन्स 1 माइनस 2 k डॉट k मीन्स 1। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर तीनों वैल्यूज ऐड हो गई 9, अगले वाले स्क्वायर रूट में तीनों वैल्यूज ऐड हो गई 49 और फिर cos थीटा। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का स्क्वायर रूट 7 और फिर cos थीटा। 12 माइनस 6 माइनस 2 का मतलब 4, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 cos थीटा। आपको cos थीटा मालूम करना है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो 21 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाइए।
जब 21 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 21। 4 को 21 से डिवाइड किया 0.19। एंगल निकालना है, cos यहाँ से दूसरी तरफ ले जाएं, आपको मालूम है जब cos यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स। तो मैंने वही काम किया है अगले स्टेप में, cos इनवर्स 0.19। शिफ्ट दबाकर cos और 0.19 प्रेस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको एंगल। तो पिछले सवाल में हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान एंगल मालूम करना सीखा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसी तरह इस सवाल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल मालूम करना सीखा है, ये भी वेक्टर फॉर्म में थे, डॉट प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17, यहाँ पर आपको एंगल मालूम करने के लिए कहा जा रहा है फाइंड द एंगल्स अल्फा बीटा गैमा व्हिच द वेक्टर ए मेक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गैमा। आपको वो एंगल मालूम करने हैं। अब एंगल मालूम करना है, वेक्टर आपको दे दिया गया 3i माइनस 6j प्लस 2 उसको आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन अब तक आपने ये देखा है कि एंगल मालूम करने के लिए आपके पास कितने वेक्टर्स का होना जरूरी होता है, कम से कम 2 वेक्टर्स का होना जरूरी होता है। 2 वेक्टर लाइन होगी ना तो एंगल बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये फर्ज कर लीजिए वेक्टर ये फर्ज कर लीजिए, और ये फर्ज कर लीजिए कोई ना कोई लाइन होगी जब तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा। लेकिन इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वेक्टर एक ही गिवन है और एंगल 3 मालूम करने हैं। तो अल्फा मालूम करने के लिए दूसरा वेक्टर क्या होगा, बीटा मालूम करने के लिए ए के अलावा दूसरा वेक्टर क्या होगा, गैमा मालूम करने के लिए ए के अलावा तीसरा वेक्टर क्या होगा, कोई और वेक्टर क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। तो हम उसके हवाले से ये देखते हैं, सवाल में लिखा हुआ वेक्टर ए एक्स वाई और जेड एक्सिस का एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गैमा। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर से काम चलाते हैं। कोई दूसरा वेक्टर ए के अलावा हमें गिवन नहीं है, एंगल 3 मालूम करने हैं। एंगल मालूम करने के लिए कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, 2 वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है एंगल मालूम करने के लिए। अब और कोई एंगल तो हमारे पास है, सॉरी और कोई वेक्टर तो है ही नहीं। तो अल्फा का मतलब हो गया वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के दरमियान बनने वाला एंगल, बीटा का मतलब हो गया वेक्टर ए और वाई एक्सिस पर बनने वाला एंगल, गैमा का मतलब हो गया वेक्टर ए और जेड एक्सिस बनने वाला एंगल। तो एक्स एक्सिस का कोई वेक्टर तो गिवन नहीं है, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर से काम चला सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे। मेन के डेटा में यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस आई, आप जानते हैं आई होता है, क्या मालूम कर लेंगे अब हम अल्फा। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस इज जी, अब हम क्या मालूम कर लेंगे बीटा। फिर यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस इज के, क्या मालूम कर लेंगे अब हम गैमा। यानी अल्फा बीटा और गैमा मालूम करने के लिए वेक्टर ए के अलावा हमने एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई ले लिया, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे ले लिया, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमने के ले लिया। अब आगे देखते हैं, एंगल मालूम करने की कोशिश करते हैं। एंगल अल्फा, एंगल अल्फा मालूम करना है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टर के दरमियान जब एंगल मालूम किया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो जाता है। अब एंगल अल्फा बन रहा है वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के दरमियान, तो वेक्टर ए और एक्स का वेक्टर यानी आई दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ए डॉट आई बराबर जगह ए आई कॉस अल्फा, ए की जगह पर ए लिखा, डॉट आई की जगह पर आई लिखा। फिर अगेन देखिए वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में आई जे के की सूरत में, तो इसका मैग्नीट्यूड उसी पैटर्न पर मालूम कर लिया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और आई यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पर देखिए ब्लू कलर में ए के साथ आई लिखा हुआ ना, आई यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पढ़कर आए हैं किसके बराबर होता है 1। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके ऊपर एरो कैप या एरो हेड हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो 2 साइड लाइन मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है, इसलिए आई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 और कॉस अल्फा एज इट इज। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि आई को जे और आई को के के साथ सॉल्व किया जाए, हम आई को सिर्फ आई के साथ सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर जो आप कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देयरफॉर 3 को यहाँ आई क्वेश्चन 1 से मल्टीप्लाई किया, आई डॉट आई। अब आई को जे से आई को के से डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जवाब क्या हो जाएगा 0। राइट हैंड साइड पर देखें तो 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, कॉस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस 3 आई डॉट आई मीन्स 1। इन तीनों को स्क्वायर रूट के अंदर ऐड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 और फिर कॉस अल्फा।
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 49 का रूट हो गया 7, cos अल्फा एज इट इज। अगेन एंगल मालूम करना है ना आपको, तो 7 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो cos अल्फा हो जाएगा 3/7। 3/7 में 0.4285। अब अल्फा मालूम करना है, cos को दूसरी तरफ ले गए तो cos इनवर्स 0.4285। इस तरह अल्फा आपके पास आ गया 64.6 डिग्री। आगे चलते हैं, बीटा मालूम करते हैं। बीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एंगल बीटा वेक्टर ए और वाई एक्सिस के दरमियान बन रहा है, तो अब हम वेक्टर ए का वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के वेक्टर का मतलब जे के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो क्या है, ए डॉट जे के मुताबिक काम करेंगे। ए डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा, ए जे कॉस, अब एंगल अल्फा नहीं लिखा मैंने, बीटा लिखा है, क्योंकि एंगल अल्फा ए और आई के दरमियान बन रहा था, जबकि वेक्टर ए और जे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हमने क्या कह दिया, बीटा। तो ए डॉट जे बराबर हो गया ए जे कॉस बीटा। अब ए की जगह पर वेक्टर ए लिख दिया, डॉट जे लिखा, पहले आई लिखा था अब जे लिखा। फिर राइट हैंड साइड पर जाहिर है कि मैग्नीट्यूड लिखा, जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 कॉस, यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है गलती से, इसको आप बीटा कर लीजिए, बीटा है, बीटा अल्फा नहीं है क्योंकि अब हम बीटा मालूम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो अब हम जे को आई या के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जे को जे के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ख्याल रखना है, जल्दी में गलती होती है कि हम आई वाली वैल्यू लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -6 और यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6 और जे डॉट जे, और राइट हैंड साइड पर पहले की तरह वही फिगर आ गया और cos बीटा, ये अल्फा नहीं है बीटा है, ठीक है। आगे देखिए -6 जे डॉट जे मींस 1, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर ऑफ 49 और फिर cos बीटा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर तब्दीली आएगी अल्फा बीटा गैमा मालूम करने के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो मैग्नीट्यूड सेम ही चलेगा। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ ले जाइए, -6 को डिवाइड करेगा तो cos बीटा बराबर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 0.857। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है नेगेटिव साइन का, जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है तीसरे स्टेप से, -6 को जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था -6, यहाँ भी -6, फिर यहाँ भी -6 को 7 से डिवाइड किया, अगर आपने गलती से नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। बीटा निकाल लिया, cos को दूसरी तरफ ले गए विद नेगेटिव साइन 0.857, तो एंगल आ गया आपके पास 149.89 डिग्री। चलते हैं गैमा मालूम कर लेते हैं, एंगल गैमा बन रहा है वेक्टर ए और जेड एक्सिस के दरमियान, लिहाजा जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर अब हम इतने यूज कर लिया, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है के, तो ए डॉट के यूज कर लिया, ठीक है ना। ए डॉट के किसके बराबर हो जाएगा, ए की कॉस, अब गैमा, ए की जगह पर एक डॉट, यहाँ पर ये जे नहीं होगा, ये होगा के, ठीक है ना, ये यहाँ पर है के, इसका ख्याल रखिएगा के जे नहीं था ये के। फिर राइट हैंड साइड पर ए का मैग्नीट्यूड और फिर के का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस के बाद, अब के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वही प्रॉपर्टी आ गई, के का कोएफिशिएंट 2, यहाँ के का कोएफिशिएंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 के डॉट के, और राइट हैंड साइड फिर उसी तरह से आ गई, ठीक है। सिर्फ के का मैग्नीट्यूड चूंकि यूनिट वेक्टर है तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो गया। अब आगे देखिए 2 के डॉट के मींस 1, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर ऑफ 49 cos गैमा, तो यहाँ पर 2 आ गया, राइट हैंड साइड पर 49 का रूट 7 और फिर cos गैमा एज इट इज। अब गैमा निकालना है, 7 मल्टीप्लाई करा दूसरी तरफ लेकर 2 को डिवाइड किया 7 से 0.2857, गैमा निकालने के लिए cos को दूसरी तरफ शिफ्ट किया 0.2857, तो cos इनवर्स 0.2857 इसके बराबर हो गया 73.39 डिग्री के बराबर हो गया। तो उम्मीद है कि आज हमने वेक्टर और फिर एंगल मालूम करने जो सीखे हैं वो आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा की पॉइंट आपके जहन में आ जाएंगे, फौरन सवाल पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि काम कैसे करें। प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बिना झिझक मुझसे कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।